अकबर के बाद हम आते हैं जहांगीर पर। अकबर के शासनकाल में भवन निर्माण का कार्य अबाध गति से चलता रहा। उसकी तुलना में उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जहांगीर के शासनकाल में निर्माण कार्य इतनी सरगर्मी से नहीं हुआ। जहांगीर अपेक्षाकृत चित्रकारी को संरक्षण देने में अधिक रुचि रखता था और उसके शासनकाल में निर्माण अधिकतर फुलवाड़ी और बड़े बड़े उद्यानों का हुआ। सबसे पहला भवन जो जहांगीर के काल में बना वह था अकबर का स्वयं का मकबरा। अकबर ने आगरा के पास सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाने की योजना स्वयं तैयार की थी। यद्यपि यह योजना उसके पुत्र जहांगीर द्वारा क्रियान्वित की गई, लेकिन हुमायूं के मकबरे की तुलना में वास्तुकलात्मक दृष्टि से इस मकबरे में अवनति दिखाई देती है। इसकी संरचना में यह मौलिकता अवश्य है कि तराशे हुए तिमंजिला पिरामिड की शक्ल का यह है। अब तक गुंबद युक्त भवन बनाने की परंपरा थी। इस दृष्टि से इस प्रकार की बनावट में एक मौलिकता है। हालांकि इस मकबरे में आवश्यक संसक्ता और पिंड की कमी है। इसका कारण संभवतः यह था कि अकबर और जहांगीर दोनों ने ही इसका निर्माण करवाया। पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित उद्यान के बीच एक विशाल चबूतरे पर बना है, जिसके मुख्य भाग में मेहराब है। बलुआ पत्थर से बने भूमि तल पर पीछे की ओर धंसे अनेक मेहराब हैं, जो इतने सशक्त हैं कि अकबर की प्रतिभा द्वारा ही निर्मित हो सकते हैं, जबकि उसके ऊपर बनाई हुई बलुआ पत्थर से मंजिल इतनी भारी और दृढ़ नहीं है। दूसरी मंजिल जहांगीर द्वारा बनवाई गई है। अब यहाँ यह समझना आसान है कि जहांगीर के आदर्श अकबर के आदर्शों से भिन्न थे, क्योंकि जहांगीर अकबर के समान ओजपूर्ण जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा एक विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करता था। सबसे ऊपर की पूरी मंजिल संगमरमर से बनी है, जिसके बीच में खुली छत है। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन का विचार है कि यह भाग अपूर्ण है, क्योंकि इस पर गुंबद बनाने की योजना थी, जो पिरामिड आकार में बने भाग के लिए उपयुक्त शीर्ष होता तथा जिससे मकबरे की उत्तम कारीगरी की सुरक्षा भी होती। इस मकबरे का एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता बलुआ पत्थर का बना मकबरे का दरवाज़ा है, जिसमें संगमरमर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। यहाँ संगमरमर की 4 सुंदर मीनारें भी हैं, जो पहले कभी नहीं बनाई गई थी। एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण जहांगीर के शासनकाल का है। वह है लाहौर के पास शाहदरा में उसका बना हुआ स्वयं का मकबरा। इसका अधिकांश निर्माण जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया। यह मकबरा भी मुगलों की परंपरा के अनुसार एक बड़े उद्यान के बीच बना है। भवन निर्माण की इस शैली का जहांगीर कालीन अंतिम उल्लेखनीय शैली में संलयन होने से पूर्व बना एक और भवन है, जो बलुआ पत्थर से संगमरमर के संक्रमण के बीच बना है। आगरा में एतमाउद्दौले का मकबरा अकबर और जहांगीर की शैलियों के बीच की कड़ी है। जहांगीर के ससुर एतमाउद्दौला के इस छोटे से मकबरे में उत्कृष्टता का प्रयत्न किया गया है। इसकी आयोजना चतुर्भुजाकार है। बहिश्त की कल्पना के आधार पर बने उद्यान के बीच इसकी रचना की गई है। मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का है। इसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इसके अंदरूनी भाग में पत्थरों की जड़ावट है, और यह जड़ावट शाहजहां की उस शैली का पूर्वाभास कराती है, जिसके अंतर्गत उसने बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट यानी पीतरा रुअरा करवाई थी। यह तकनीक पहले राजस्थान के मंदिरों में प्रयोग की जा चुकी थी। टाइलों से बने ईरानी शैली की इस भारतीय मकबरे में इस शैली ने पूर्णता प्राप्त की है। कश्मीर के बागों के निर्माण के प्रसंग का उल्लेख किए बिना
जहांगीर के शासनकाल में स्थापत्य के विकास का प्रसंग अधूरा ही रहेगा। निशात बाग शाहजहां के काल में बनकर तैयार हुआ। साम्राज्य के विशिष्ट मनसबदार आसिफ खां के लिए बनाया गया निशात बाग स्थापत्य कला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इस्लामाबाद के निकट अचबल और वीरनाग के कुछ दूसरे उल्लेखनीय उदाहरण हैं। कहा जाता है जहांगीर ने कुल 777 बागों का निर्माण करवाया। अब आते हैं हम शाहजहां पर। शाहजहां के काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। संगमरमर काल के इस वास्तु स्थापत्य की विशेषता भव्यता और मनमोहकता है। राजनीतिक क्षेत्र में अकबर के प्रयोगों का काल बीत चुका था और शाहजहां के काल तक साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक विकसित हो चुका था। सम्राट शाहजहां ने संगमरमर को वास्तुकला का माध्यम चुना, जो कि अलंकरण के लिए उपयुक्त पदार्थ है। शाहजहां द्वारा निर्मित संगमरमर के मंडप ऐसे साम्राज्य की पृष्ठभूमि में सर्वथा उपयुक्त थे जो अपने चरमोत्कर्ष पर था। संगमरमर विशेषकर जोधपुर के मकराना नामक स्थान में मिलने वाला संगमरमर कोण की अपेक्षा वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त था। इस वृत्ताकार टुकड़े की कटाई बहुत बारीकी से की गई। तकनीकी दृष्टि से इसे पित्रा द्वारा कहा जाता है, जिसमें रंगीन पत्थरों की जड़ावट हो। तकनीक में इस परिवर्तन से वास्तुकला के तत्वों में परिवर्तन आया और यह परिवर्तन विशेषकर मेहराबों में देखने पर मिला। नक्काशी युक्त या पर्निल मेहराब फॉयलेटेड आर्चेज इस काल की विशेषता हो गए। गुंबद ने भी अपेक्षाकृत अधिक फारसी रूप ले लिया। दोहरा गुंबद उसका आकार बाहर से फूला हुआ और पतली गर्दन वाला होता था, जो प्यास जैसा लगता था। गुंबद का यही आकार शाहजहां को पसंद था। तीसरी विशेषता थी बंगाली शैली के मुड़े हुए कंगूरे अथवा छाजन युक्त छत का भी प्रयोग किया जाना। जंगले के खंभों, ब्रैकेटों के सर्पिल शीर्ष और वर्णाकार आधारों का प्रयोग भी इस काल की विशेषता थी। चौथी बात, इस काल में अलंकरण अधिक स्वाभाविक हो गया। यह अलंकरण पच्चीकारी के काम और जालियों में तराशे गए नमूनों में दिखाई देता है। जालियों में ज्यामितीय आकारों को तराशने के स्थान पर फूलों और पत्तियों के आकारों को तराशकर अलंकरण किया गया है। इब्बा कोच का मानना है कि शाहजहां को प्राकृतिक तरीके से सजावट करने की प्रेरणा यूरोप से मिली। वो ये मानती हैं कि इस संबंध में इटली की जड़ावत का प्रभाव हमें नज़र आता है। लेकिन फतेहपुर सीकरी की नम्यता और गतिशीलता संगमरमर काल के अलंकरण में कहीं खो गई है। शाहजहां के संगमरमर में गतिहीन, रूपात्मक और रूढ़िबद्ध भवनों का मूर्तिमान हुआ। जैसे ही साम्राज्य के क्षेत्र निश्चित हुए, वैसे ही सम्राट की दिनचर्या भी स्थिर हो गई। अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचने पर साम्राज्य में अंतर्विरोध पैदा हो गए। शाहजहां के शासन में बाह्य प्रभाव डालने की उसकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से नजर आती है। यद्यपि ऊपर से देखने पर उसका शासनकाल भारत में मुगल शासन का स्वर्णिम काल था, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस चित्र में अनेक दरारें थीं। शाहजहां के काल के सबसे पहले प्रमुख भवन यदि हम नाम लेना चाहें तो वो है आगरा और लाहौर के किले। आगरा किले का दीवाने खास 1627 में संगमरमर से बनाया गया पहला भवन है। उसके बाद दीवाने खास मोती मस्जिद का निर्माण भी संगमरमर से हुआ। बाद में इसी पत्थर से आगरा के किले में खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद
मुसम्मात बुर्ज का निर्माण किया गया। इनमें सबसे सुंदर और आकर्षक मोती मस्जिद है। विशेषकर इस मस्जिद की गुंबद और प्राचीर के ऊपर के छज्जे तथा मेहराबी द्वार का सौंदर्य उल्लेखनीय है। लाहौर के किले में भी इसी प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया। 1638 में यमुना नदी के किनारे तट पर के दाहिने तट पर शाहजहां नगर को बसाने की योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य स्वरूप सम्राट के निजी प्रयोग के लिए इतने बड़े पैमाने पर आवासीय किले का निर्माण करना था जैसा पहले कभी नहीं हुआ। यह योजना एक नगर के भीतर दूसरा बनाने की थी। समकालीन प्रमाणों से पता चलता है कि इसका निर्माण सीधा बादशाह की देखरेख में किया गया। इस भवन को आमतौर से लाल किला नाम से पुकारा जाता है। यह एक समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। इसके चारों ओर दीवार है जिसमें दो मुख्य द्वार हैं। पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। इस महल नुमा भवन के आयोजन सुडौल हैं। मुख्य भागों में दीवाने खास, रंग महल और दीवाने आम और एक से अधिक हमाम हैं। ये शाही मंडप एक मंजिला है। इन्हें ठंडा रखने के लिए जल निकासी के लिए एक दूसरे को विभाजित करती हुई सुंदर और नक्काशी वाली जालियों के पीछे नालियां बिछाई गई हैं। दीवाने आम और रंग महल अन्य भवनों से बड़े हैं और उनकी बनावट बहुत ही अलंकारपूर्ण और वास्तुकला की दृष्टि से श्रेष्ठ है। ये दोनों भवन खुले हुए एक मंजिला मंडप की शक्ल पर हैं। भवनों के अंदर तोरण पथ हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। गुलाब अलंकरण के लिए पोस्ता और कुमुदनी आदि फूलों का उत्कीर्णन किया गया है। दीवाने आम की विशेषता यह है कि उसके पीछे की दीवार में एक कोष्ठ है जिसमें विश्व विख्यात तख्ते ताउस रखा जाता था। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि तात्कालीन मुगल कला यूरोपीय कला से प्रभावित थी, क्योंकि कोष्ठ की दीवारों में जो चित्र बनाए हैं उनमें से कुछ का विषय यूरोपीय, विशेषकर फ्लोरेंस से संबंधित है। यूरोप से यह संपर्क रंग महल में जाली में बनी न्याय के तराजू में भी दिखाई देता है। दीवाने खास की भी उतनी ही सुयोजित योजना है जिसका सौंदर्य उल्लासपूर्ण है। किले में पानी का और उसे प्रत्येक भाग में पहुंचाने का समुचित प्रबंध किया गया है। किले में पानी नहर बहिश्त नामक नहर से लाया जाता था। दिल्ली में शाहजहां की भवन निर्माण योजनाएं केवल इसी किले तक सीमित नहीं रहीं। किले के पास ही उसने जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया, जो खास और आम दोनों के लिए बनी थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी थी जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थीं। इसके चारों ओर 4 मंजिला मीनारे और लाल बलुआ पत्थर की धारियों वाले 3 गुंबद हैं। इस मस्जिद में शाहजहानी शैली में फूल अलंकरण की मेहराबें भी बनी हुई हैं। उसने 1648 में आगरा में अपनी पुत्री जहांआरा बेगम के लिए 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद बनाई। जब संगमरमर और बलुआ पत्थर के ये भवन आगरा और दिल्ली में बनवाए जा रहे थे तो उसी वक्त लाहौर में बनने वाले मुगल भवन पड़ोसी देश फारस की शैली के प्रभाव में बनाए गए, जिसकी परंपरा में शाहदरा में बने गए आसिफ खां के मकबरे में देखी जा सकती है। लेकिन इन सभी भवनों से सुंदर जो है वो है ताजमहल। संगमरमर का बना हुआ यह विश्वविख्यात मकबरा आगरा के यमुना के तट पर बना है, जिसका निर्माण शाहजहां की प्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम के रूप की याद में किया गया था। इसका वास्तुकार कौन था, इस विषय में बहुत विवाद है। एक मत यह है कि इसका निर्माण वेनिस के चांदी और आभूषण के शिल्पीकार गेरिनिमो वेरोनियो ने किया, जो मुगल सेवा में था। लेकिन प्रतीत होता है कि वह मुगल काल निर्माण कला की तार्किक विकास के परिणाम स्वरूप उसी परंपरा में बना है
और उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। संभवतः वह दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे और खानखाना के मकबरे से निश्चित रूप से प्रेरित है। इसकी कल्पना एक चतुर्भुज के रूप में की गई है, जिसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण में है। केंद्रीय क्षेत्र में एक वर्गाकार उद्यान विभाजित है, जिसकी एक भुजा 1000 फीट की है। उद्यान और मकबरे के बाहर चबूतरे के चारों ओर एक दीवार है, जिसके प्रत्येक कोने में चौड़े अष्टकोणीय मंडप हैं। मकबरा एक 22 फीट ऊंचे आसन पर बना है, जिसका आकार वर्गाकार है। उसके प्रत्येक कोने में एक छतरी और मध्य में एक फूला हुआ गुंबद है, जिसकी ऊंचाई 187 फीट है। सजावटी उद्यानों और फव्वारों का आयोजन इस प्रकार से किया गया है जिससे केंद्रीय स्थापत्य कृति की भव्यता में वृद्धि होती है और समूचा परिदृश्य खुशनुमा हो जाता है। सफ़ेद संगमरमर के मकबरे के विपरीत प्रभाव को दर्शाने के लिए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक मस्जिद है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि सभी वास्तुकलात्मक तत्वों को कुशलतापूर्वक परस्पर जोड़ा गया है, जिससे संपूर्ण रचना में एक संतुलन और सामंजस्य दिखाई देता है। कश्मीर के निशात और शालीमार बाग बहुत ही विख्यात हैं, क्योंकि वे फारसी परंपराओं से प्रेरित हैं। सीढ़ीनुमा आकार में बने इन उद्यानों का निर्माण शाहजहां के अंतिम काल में हुआ था। अब आते हैं हम औरंगज़ेब के काल में। भवन निर्माण कला का पतन भी आरंभ हुआ औरंगज़ेब जब गद्दी पर बैठा। इसका कारण साम्राज्य में आए वित्तीय संकट के अलावा सम्राट की व्यक्तिगत उदासीनता भी थी। शेष मुगल शासन के दौरान पहले की अपेक्षा भवन निर्माण का काम बहुत कम हुआ और भवनों का स्तर भी गिर गया। यह अवनति उन अति रूढ़िबद्ध शैली में बने भवनों में देखी जा सकती है, जिनमें घटिया अलंकरण किया गया है और जिनमें संतुलन का अभाव है। 1678 में औरंगाबाद में बना औरंगज़ेब की बीवी रबिया दुरानी का मकबरा महान ताजमहल से प्रेरित है। 1662 में लाल किला में बने भवनों में मोती मस्जिद के सुकुमार सौंदर्य से विपरीत प्रभाव डालने वाली लाहौर की बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब के काल में बनी थी। संभवतः इस छोटी मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए करवाया था और उसकी विशेषता इसका गोलाकार बंगाली छत और फूले हुए गुंबद है। दूसरा उल्लेखनीय भवन दिल्ली का सफदरजंग का मकबरा है, जो नवद के दूसरे नवाब का मकबरा था। इस भवन निर्माण कला में उस समय आई अवनति स्पष्ट दिखाई देती है। इस मकबरे का ऊर्ध्व अनुपात वर्टिकल प्रोपोर्शन आवश्यकता से कहीं अधिक है, जो इसकी अवनति को दर्शाते हैं। मुगल शैली के पतन के अंतिम चरण में निर्माण कार्य मुगल वंश के हाथ से निकलकर अवध के नवाब आदि आंचलिक क्षत्रपों के हाथ में आ गया और इस काल में अकबर और शाहजहां की सेवा में काम करने वाले वास्तुकार हिंदू, सिख और मुस्लिम राज्यों में आ गए, जहां उन्हें शासकों ने अपनी सेवा में रख लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक शासक ने अपनी अभिरुचि और वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए अपने काल में स्थापत्य को बढ़ावा दिया।